नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में महोबा और झांसी के दौरे पर 6,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया में भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का विश्वास बढ़ने से भारत को विश्व की फार्मेसी कहा गया है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा। गुरु नानक जयंती आज देश और विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, उनकी सरकार चीन में होने वाले 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने पर विचार कर रही है। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा 2020 मैच आज शाम रांची में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। एहतियात के तौर पर कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में महोबा और झांसी जिलों में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या का समाधान होगा और किसानों को काफी राहत मिलेगी। ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री महोबा और झांसी में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली और भावोनी बांध परियोजना तथा मझगांव चिल्ली सिंचाई परियोजना शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपए से अधिक है और इनके पूरे होने पर महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री महोबा में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी शाम को एक कार्यक्रम में झांसी के गरोठा में 600 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह पार्क 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तैयार किया गया है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों का भी शुभारंभ करेंगे। ये पर्व इस महीने की 17 से 19 तारीख तक झांसी में मनाया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए उपकरण सुरक्षा बलों के सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर वायुसेना प्रमुख को सौंपा जाएगा। भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा डिजाइन और विकसित ड्रोन UAV थल सेना अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। DRDO द्वारा डिजाइन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा नौसेना के जहाजों के लिए निर्मित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट नौसेना अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। गौरव कुमार, आकाशवाणी समाचार, झांसी। प्रधानमंत्री झांसी में 400 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश रक्षा उद्योग गलियारा परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना भारत डायनेमिक लिमिटेड लागू कर रहा है। इसके अंतर्गत टैंक रोधी लक्षित मिसाइलों का उत्पादन संयंत्र तैयार किया जाएगा।
श्री नरेंद्र मोदी एनसीसी पूर्व कैडेट संगठन का भी शुभारंभ करेंगे। ये संगठन एनसीसी मंच से औपचारिक रूप से जुड़ेगा और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में एनसीसी का सहयोग करेगा। संगठन में पहली सदस्यता प्रधानमंत्री को दी जाएगी, जो स्वयं एनसीसी के कैडेट रह चुके हैं। श्री मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनसे आगंतुक केवल एक बटन दबाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को औषध और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए व्यवस्था तैयार करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने टीकों और दवाओं के लिए आवश्यक सामग्री के देश में उत्पादन पर जोर दिया है। औषध क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक है। उन्होंने कहा कि भारतीय औषधियों की उच्च गुणवत्ता और कम कीमत पर उपलब्धता से भारतीय औषध निर्माण क्षेत्र में वैश्विक अभिरुचि बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ष 2014 के बाद से $12 अरब से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। The COVID-19 pandemic has brought the importance of the healthcare sector into sharp focus, whether it is lifestyle or medicines, medical technology or vaccines. Every aspect of healthcare has received global attention over the last 2 years. In this context, the Indian pharmaceutical industry has also risen to the challenge. The global trust earned by the Indian healthcare sector has led to India being called the pharmacy of the world. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के प्रारंभिक चरण में 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात किया। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 100 देशों को कोविड के 6.5 करोड़ टीके निर्यात किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी संवाद को संबोधित करते हुए सभी लोकतांत्रिक देशों का आह्वान किया कि वे क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर संगठित रूप से कार्य करें। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका संचालन गलत हाथों में न जाए, अन्यथा युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि और सुरक्षा के लिए अपने सभी सहयोगियों के साथ काम करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में ऋण के निर्बाध वितरण और आर्थिक विकास पर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीए की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार बन गया है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहा है। श्री सिंधिया ने कल विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम नागरिक उड्डयन से संबंधित एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि नागरिक उड्डयन उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में मजबूती आई है और इसने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत का नागरिक उड्डयन उद्योग देश का गौरव है, क्योंकि ये लोगों को देश के दूर दराज के क्षेत्रों और विश्व से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 114 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 73,44,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। 11,242 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वस्थ होने की दर 98.28% है।
बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा है कि वो कोविड के किसी नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए मुंबई आने वाले यात्रियों की जांच में तेजी लाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि क्रिसमस से पहले भारत आने वाले यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाते हुए नगर निगम ने सभी वार्ड अधिकारियों को कोविड जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अपर नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि हालांकि दिवाली के बाद शहर में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना का नया संस्करण परिस्थिति बदल सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक कारण है कि बीएमसी अधिकारी नियमित अंतराल पर समय के साथ वायरस की संरचना में बदलाव का अध्ययन करने के लिए चक्रीय जीनोम अनुक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर में आने वाले सभी यात्रियों को परीक्षण का अनुरोध किया जा रहा है और कोरोना संक्रमण के मामूली लक्षण दिखने पर भी तुरंत जांच कराने की अपील की जा रही है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित बकाया मुद्दों के शीघ्र समाधान पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने और अप्रिय स्थिति न बनने देने पर भी सहमत हुए। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की कल 23वीं बैठक हुई। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर स्पष्ट और गहन विचार विमर्श किया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में महोबा और झांसी के दौरे पर 6,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया में भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का विश्वास बढ़ने से भारत को विश्व की फार्मेसी कहा गया है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा। गुरु नानक जयंती आज देश और विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, उनकी सरकार चीन में होने वाले 2022 पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने पर विचार कर रही है। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा 2020 मैच आज शाम रांची में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा। ये मेला इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। एक रिपोर्ट। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के पहले 5 दिन केवल व्यापार के लिए आरक्षित थे। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं, लेकिन कोविड महामारी के कारण पिछले साल इसका आयोजन नहीं हो पाया। इस वर्ष के व्यापार मेले का शीर्षक आत्मनिर्भर भारत है। इस मेले में बिहार साझेदार प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश और झारखंड पर विशेष केंद्रित होगा। भारत और विदेशों के 1,500 से अधिक संगठन अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ मेले में भाग ले रहे हैं। मेला सवेरे 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। 65 मेट्रो रेलवे स्टेशनों के ग्राहक सेवा केंद्रों से मेले का प्रवेश टिकट खरीदा जा सकता है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज देश विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पहले सिख गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। आज गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती है। इस अवसर पर दुनिया भर में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में गुरु पर्व पर विशेष व्यवस्था की गई है। अकाल मूरत अजूनी सब। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा से मानव के आध्यात्मिक कल्याण में वृद्धि होगी। गुरु नानक देव जी के विचार हमें अपने जीवन में शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गुरु नानक देव जी सत्य के प्रतीक हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रकाश पर्व के विशेष अवसर पर श्री गुरु नानक देव जी के सद्विचारों और आदर्शों को याद किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि न्यायपूर्ण, करुणामयी और समावेशी समाज के श्री गुरु नानक देव जी की दृष्टि सबको प्रेरित करती है। गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। गुरु नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारी वाणी, ये सब गुरु नानक देव जी जैसी पुण्य आत्माओं द्वारा ही गढ़ी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का विशेष स्थान है और उनकी वीरता को पीढ़ियां भुला नहीं पाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि वे आज झांसी में भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। कार्तिक पूर्णिमा आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वाराणसी और चित्रकूट में देव दीपावली मनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। गंगा, यमुना और सरयू जैसी राज्य की प्रमुख नदियों के घाटों पर लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अकेले अयोध्या शहर में ही 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अन्य प्रमुख शहरों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज और हापुड़ में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। काशी में गंगा नदी के 84 घाटों पर आज शाम 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय बैलून महोत्सव राज्य पर्यटन विभाग ने शुरू किया है। आज प्रयागराज में भी संगम का इलाका 5 लाख से ज्यादा दियों से जगमग होगा और शहर के गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज सुबह से ही श्रद्धालु गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालु राज्य के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने सारण जिले में गंगा और गंडक नदियों के प्रसिद्ध संगम कोनहारा घाट पर पवित्र स्नान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन 2022 में चीन के पेइचिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहा है। राजनयिक बहिष्कार के बाद अमेरिका इन खेलों में आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा, लेकिन अमेरिकी खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति होगी। मानवाधिकार समर्थकों ने चीन को मानवाधिकार के खराब रिकॉर्ड के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए विभिन्न देशों से इन खेलों में भाग न लेने की अपील की है। मानवाधिकार समर्थक पेइचिंग ओलंपिक खेलों को नरसंहार खेल बता रहे हैं। चीन सरकार के अधिकारियों ने किसी भी बड़े बहिष्कार के विरुद्ध कड़े जवाब की चेतावनी दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रांची का मैदान बल्लेबाजी के अनुकूल है और भारत ने यहां खेले गए सभी 2020 मुकाबले जीते हैं। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बुधवार को जयपुर में पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज महान स्वाधीनता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ। उनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन प्यार से उन्हें सब मनु कहा करते। बचपन से ही मनु ने हथियार चलाना सीखना शुरू कर दिया था। नाना साहेब और तात्या टोपे के मार्गदर्शन में मनु घुड़सवारी और तलवार चलाने में निपुण हो गयी। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से केवल 4 महीने की उम्र में दामोदर राव का निधन हो गया। 2 वर्ष के उपरांत राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव को गोद लिया, जो राजा गंगाधर राव के चचेरे भाई का बेटा था। झांसी के राजा की मृत्यु के एक दिन पहले आनंद राव का नाम दामोदर राव रखा गया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी और राज्य पर अधिकार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़पने की नीति लागू कर दी। झांसी की रानी ने इसका विरोध किया और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद किया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। उन्होंने झांसी की सत्ता अपने हाथ में ले ली और झांसी की रक्षा करने में जान लड़ा दी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख योद्धा थी। उन्होंने क्रांतिकारी सेना से मिलने का फैसला किया और ग्वालियर में सेना का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना ने जून 1858 में ग्वालियर पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े की लगाम थामी और कड़ा प्रतिरोध किया। भीषण युद्ध में गोलियों से छलनी होकर वे घोड़े से गिर गईं। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को सूखी घास पर रखकर चिता बनाई गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि दुश्मन उन्हें न देख सके और वे दास्ता की बेड़ियों से मुक्त रहें। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता में क्या खूब लिखा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उस महान वीरांगना के साहस और आत्मोत्सर्ग को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव याद किया जाता रहेगा। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली। आज स्वाधीनता सेनानी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तथा जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की जयंती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इंदिरा गांधी का बचपन स्वतंत्रता संघर्ष में ही बीता, क्योंकि उनका पूरा परिवार इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल था। वे अक्सर अपने दादा मोतीलाल नेहरू को जेल में जाते देखती थीं। इसी तरह उनके पिता भी स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए 15 वर्ष से अधिक समय जेल में रहे। 1930 में इंदिरा ने असहयोग आंदोलन की सहायता करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई। सितंबर 1942 में इंदिरा को जेल भेजा गया। उन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में 1947 में दिल्ली के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में काम किया। बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में
अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 18 मई 1974 को पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। खाद्य उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता में हरित क्रांति का बड़ा योगदान है, जिसे शुरू करने का श्रेय भी इंदिरा गांधी को ही हासिल है। उन्हें 1972 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। लिख दो न भारत की उड़ान, आजादी की हर पहचान, देश का अपने मान करो, भारत का सम्मान करो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें देशभक्ति गीत लेखन प्रतियोगिता हो रही है। क्या आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए amritmahotsav.nic.in पर जाएं। आगे आओ, कलम उठाओ, देश हित में लिखते जाओ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु सिडनी संवाद तथा निर्बाध ऋण प्रवाह और विकास सम्मेलन में प्रधानमंत्री का बयान अखबारों की बड़ी खबर है। लोकसत्ता की सुर्खी है, तकनीक के दुरुपयोग से युवाओं को बचाना होगा। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, गलत हाथों में न जाने दें क्रिप्टो करेंसी। निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास सम्मेलन में प्रधानमंत्री के बयान पर हरिभूमि का कहना है, माल्या और नीरव जैसे आर्थिक भगोड़ों को प्रधानमंत्री मोदी का 2 टूक संदेश, अपने मन से देश लौटाएं और कोई विकल्प नहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में महोबा और झांसी के दौरे पर 6,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया में भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का विश्वास बढ़ने से भारत को विश्व की फार्मेसी कहा गया है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा और गुरु नानक जयंती आज देश विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।